रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड क्या होता है? रेंजिंग रॉड यूज टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स सच दैट दिस पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द स्टेशन। जैसे कि यहाँ पे एक ए बी को हम लोग मेज़र किए, तो इन दोनों के बीच में एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे रेंजिंग रॉड यहाँ पे करेंगे, डालेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट में। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट सी। तो ऐसा होना चाहिए कि ये ए से भी लाइनिंग में आए और बी से भी लाइनिंग में आए ये सी। ये नहीं कि ऐसे ऐसे कुछ यहाँ रेंजिंग रॉड डाल दिए और इधर इधर जा रहा है, नहीं, एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, तो उसको रेंजिंग रॉड कहते हैं। अब रेंजिंग रॉड 30 mm डाया का होता है, 2 से 3 मीटर लॉन्ग। और ऐसा होता है रेंजिंग रॉड जो होता है वो इस टाइप का होता है, ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि ब्लैक है तो ऐसे रेंजिंग रॉड होता है इस टाइप का। तो इसमें अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट या रेड एंड वाइट। तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे वाइट हो गया। ऐसा हो सकता है, या तो यहाँ पे वाइट हो गया, यहाँ पे रेड हो गया, फिर रेड हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे रेंजिंग रोड होता है। ये 2 से 3 मीटर का लॉन्ग। और ये जो इसका जो डाया होता है ये होता है 30 मीटर का, 30 mm का। मीटर में थोड़ा ध्यान देते रहना। 3 मीटर है और ये 30 mm है, ठीक है। ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड क्या करते हैं? तो ऑफसेट पता चल गया, ये लाइन है, यहाँ से अगर कुछ ऑफसेट डालेंगे तो इसको जब मेज़र करेंगे या शॉर्ट ऑफसेट को मेज़र करेंगे तो उसके लिए ऑफसेट रॉड का यूज़ होता है। प्लम बॉब क्या होता है? प्लम बॉब ऐसा कुछ होता है, ऐसा लट्टू टाइप का ऐसा कुछ होता है। तो इसको ऐसे करके अगर हम लोग फ्रीली छोड़ दिए तो ये ग्रेविटी के थ्रू अपने आप को सीधा कर लेता है। और ट्रूली वर्टिकल लाइन, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर से ऐसे सीधा कर देंगे तो ये सीधा दिखेगा, ऐसे हो जाएगा। तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि वर्टिकल है या लाइन है कहीं पे। 2 से 5 न्यूटन, न्यूटन में इसका वेट होता है। 50 mm लेंथ होती है पूरे ब्लैक लेंथ 50 mm की। 50 mm प्लम बॉब इसको कहते हैं। इक्विपमेंट्स फॉर मेजरिंग राइट एंगल। राइट एंगल को मेज़र करने के लिए इक्विपमेंट कौन सा है? क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, प्रिज्म है। प्रिज्म स्क्वायर। क्रॉस स्टाफ इसको कहते हैं, क्रॉस स्टाफ कहते हैं यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट टू चेन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। या तो सेटिंग आउट है राइट एंगल, राइट एंगल के लिए हम लोग इसको ऐसा कुछ होता है ये, जैसे कि ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा कुछ होता है। तो इसको भी राइट एंगल में या ऑफसेट मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस स्टाफ को, ऑफसेट को डालने के लिए। या राइट एंगल कहीं पे कोई पॉइंट है चेन लाइन में तो उसके लिए क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है? तो ऑप्टिकल स्क्वायर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉकेट इंस्ट्रूमेंट भी इसको कहते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर को, पॉकेट इंस्ट्रूमेंट। मोर कन्वीनियंट देन क्रॉस स्टाफ, इससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, राइट एंगल्स। तो ये काम कैसे करता है? ये जो फिगर है ना, ये ऑप्टिकल स्क्वायर का ही फिगर है, ये वाला। तो इस कैसे प्रिंसिपल पे काम करता है ये ध्यान से सुनना। इसमें 2 मिरर लगे होते हैं, एक तो ये एच मिरर और ये एक आई मिरर। एच मिरर को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्लास और आई को कहते हैं इंडेक्स ग्लास। हॉरिजॉन्टल एंड इंडेक्स ग्लास, ठीक है, ये दोनों कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल ग्लास होता है ये वाला नीचे वाला पार्ट, तो इसमें क्या होता है, इसका बॉटम तो अनसिल्वर्ड रहता है इसका नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट सिल्वर रहता है। जबकि इंडेक्स ग्लास टोटली सिल्वर रहता है। और इसके एक ओपनिंग जो होता है, ये जो ओपनिंग है ये O2, इसके सामने इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि जैसे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर दो सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन पास करती है और प्लेन दोनों का 90 डिग्री पे अगर प्लेन हुआ, राइट एंगल पे प्लेन राइट एंगल पे हुआ, और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन पे अगर इन दोनों के बीच में सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुआ, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मतलब लगातार, तो जो भी एंगल पे वो मिरर रखा होगा, जो भी एंगल पे मिरर रखा होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल मिरर के एंगल से 2 टाइम्स हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है। तो जैसे कि ये इंसिडेंट रे गया, यहाँ पे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ 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 गया, तो जैसे ही यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, तो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुआ, तो इन दोनों मिरर कहाँ पे रखा गया था? 45 डिग्री पे रखा गया था। तो राइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए क्या? 90 डिग्री में इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग राइट एंगल, तो 90 डिग्री हम लोग को चाहिए, तो 90 डिग्री हम लोग को मिल जाएगा। इस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर भी सेम है, सेम ऑप्टिकल प्रिंसिपल एज दैट ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें प्रिज्म लगाया रहता है, और प्रिज्म लगाया रहता है तो
इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें भी आई और एच ही होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंडेक्स और हॉरिजॉन्टल ग्लास। तो हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, गलत, हॉरिजॉन ग्लास। हॉरिजॉन्टल मैंने बोल दिया था पहले, वो गलत है। एच मतलब हॉरिजॉन ग्लास और आई मतलब इंडेक्स ग्लास, ठीक है। हॉरिजॉन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास। ऑप्टिकल प्रिज्म में, एक प्रिज्म स्क्वायर में एक प्रिज्म रहता है, बस, बाकी सब प्रिंसिपल इससे सेम है। क्लाइनोमीटर, क्लाइनोमीटर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग स्लोप ऑफ द ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड अगर है तो ये है फिगर, ऐसा होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट। और जैसे कि अगर ग्राउंड स्लोपिंग है तो इसमें यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, और ये जो है ना, ये इसको प्लम बॉब, ये यहाँ पे लटकाया रहता है। तो अगर ये जीरो रीडिंग ले रहा है, अगर ये सीधा रहे और रीडिंग जीरो दिखाए, इसका मतलब कि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ग्राउंड ऐसा कुछ हुआ तो ये तो सीधा रहेगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। तो जितना भी ये भी रीडिंग दिखाएगा, यहाँ पर रीडिंग जितना भी प्लम बॉब रीडिंग दिखाएगा, ये रीडिंग वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर से आई साइड से, तो वहाँ दिख जाएगा हम लोगों को। तो उससे पता चल जाएगा ये रीडिंग 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, कितना भी है। तो इससे पता चल जाएगा कि कितना ग्राउंड स्लोपी है या क्या है। तो इसको यूज़ करेंगे क्लाइनोमीटर को। आगे बढ़ते हैं। रेंजिंग और रेंजिंग आउट, रेंजिंग एंड रेंजिंग आउट, ये क्या है? तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन द एंड स्टेशन इज ग्रेटर देन 1। अगर देखो जैसे कि हम लोग को 10 मीटर नापना है, 20 मीटर का चेन है, तो आराम से नाप देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को 40 मीटर नापना है और 20 मीटर का चेन है, तो हम लोग को 2 चेन इस काम में आएगा। 2 चेन का मतलब 2 बार नापना होगा। तो इसमें क्या है, उसमें क्या होता है दिक्कत, कि जब इंड स्टेशन इज ग्रेटर देन द चेन लेंथ से ज़्यादा हुआ, 20 मीटर से ज़्यादा हुआ मान के चले, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट। तो एक यहाँ नाप लिए, इसके आगे में नाप रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया ना, इसको इंटरमीडिएट पॉइंट कहते हैं। ये अगर ए है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया, इसको सी कहेंगे। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट को जो स्टेब्लिश किया जाता है, एंड इट शुड बी इन लाइन विद इंड स्टेशन, ये नहीं कि इधर उधर, लाइन में होना चाहिए, पहले ही बताया जा चुका है। तो इसको कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज कॉल्ड रेंजिंग और रेंजिंग आउट। दोनों एक ही नाम है, रेंजिंग नाम है या रेंजिंग आउट, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? 3 मेथड से रेंजिंग आउट, 3 मेथड ऑफ रेंजिंग आउट, 3 मेथड्स कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रैंडम लाइन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको। डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है? तो डायरेक्ट रेंजिंग किसको कहते हैं? तो डायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि अगर कुछ मान लेते हैं ऐसे ऐसे नॉर्मल हम लोगों के पास सरफेस है, तो ये ए लगा दिए, ये बी लगा दिए, तो इन दोनों में ए भी दोनों विजिबल है, ये भी विजिबल है, बी भी विजिबल है। यहाँ चल लो, रेंजिंग रॉड एक एक डाल दिए, दोनों विजिबल है अगर हम लोग के पास। और इसमें लंबा है, ये लेंथ है इसका ज़्यादा, तो मोर देन 20 मीटर मान के चलते हैं। तो इसमें 1 चेन से ज़्यादा हम लोग को यूज़ होगा, तो 1 चेन से ज़्यादा यूज़ होगा। 20 मीटर अगर चेन है तो 1 चेन से ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम लोग अलग 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 यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स डाल सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच, ये सब डाल सकते हैं, जिससे कि सारा विजिबल हो और ये एक लाइन में हो। तो इसको डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग जब दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ये डायरेक्ट रेंजिंग हो गया। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट रेंजिंग को रिपीटेड अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है? मान लेते हैं ऐसा कुछ सरफेस अपने पास आ गया, यहाँ पे ए हो गया एक रेंजिंग रॉड, यहाँ पे बी हो गया एक रेंजिंग रॉड। अब हम लोग को ए से बी नहीं दिख रहा है, ए से बी दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग को 2 इंटरमीडिएट पॉइंट डालना होगा, एक यहाँ एक यहाँ। इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। अब इन दोनों को ऐसा डालना है कि सी से हम लोग को डी भी दिखे और बी भी दिखे, उसी तरह डी से हम लोगों को सी भी दिखे और ए भी दिखे, ऐसा कुछ। अब ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड लेके जो खड़ा रहेगा कोई भी इंसान, तो वो, उसको ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तो वो सी को बोलेगा कि वो एक लाइन में आए, और इसके लाइन में वो खुद ही हो जाएगा, एक लाइन में आए, तो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि इसको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा इसकी बात मान के कि वो एक ही लाइन में आ जाए और डी की भी लाइन में आ जाए, तो इन लाइन हो गया दोनों। तो ये हो गया अपना एक, सी सेटल हो गया। अब डी को सेटल करना है, तो डी क्या कहेगा? डी कहेगा, सी सेटल हो गया, तो सी कहेगा अब डी को, क्योंकि सी को बी डी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। सी को डी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो सी कहेगा बी को, बी को देख के डी को अपने आप को खुद से ऐसे लाइन करो जिससे कि ये सेम लाइन में आ जाए, क्योंकि इसके लिए ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है। तो यहाँ देख के कहेगा ना कि जैसे कि मान लेते हैं ये बी है और ये ही यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, तो सी डी को बोलेगा कि सीधे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ताकि इस लाइन के
एक लाइन में आ जाओ तुम दोनों, तो डी सी के कहने पे अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा जिससे कि मतलब ऐसे अपने आप को एडजस्ट करेगा जिससे ये तीनों एक लाइन में आ जाए, अलाइन हो जाए। इससे सी भी एडजस्ट हो गया, डी भी एडजस्ट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है, जब दिखे ना हम लोग को। तो और सी डी इनडायरेक्ट पॉइंट हम लोग को मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया, ये इंटरमीडिएट पॉइंट मिल गया ए के साथ, ए बी के साथ। अच्छा, तीसरा जो है रैंडम लाइन मेथड। अब इसमें गड़बड़ी क्या होता है, रैंडम लाइन मेथड क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई फॉरेस्ट आ गया और ए है, ये बी है, तो कोई मान लेते हैं बीच में यहाँ पे फॉरेस्ट आ गया जिससे कि हम लोग को ए भी दिख ही नहीं रहा है ज़रा सा भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ए से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि बी डैश मान लेते हैं, जहाँ से हम लोग को बी दिखे, ये बी डैश से बी दिखे, बी दिखेगा यहाँ से, ठीक है, बी दिखेगा। ए बी नहीं दिख रहा है लेकिन ए और बी डैश एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बी डैश बी को भी देख पा रहा है, ठीक है, बी डैश से बी विजिबल है, ठीक है, या बी भी बी डैश को देख पा रहा है, ए भी देख पा रहा है बी डैश को, बी भी देख पा रहा है बी डैश को। अब क्या करें, अब आगे, अब बी डैश से बी या बी से बी डैश में एक परपेंडिकुलर ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ करके एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देंगे, ये तो कर ही सकते हैं ना, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ करके। तो बी बी डैश हो जाएगा और ए बी, ये हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, बी बी डैश, ये डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर लेंगे, कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मेज़र हो जाएगा हम लोग के पास, और ये डिस्टेंस हम लोग को पता ही है, ये भी मेज़र हो जाएगा, ये भी पता है हम लोग को क्योंकि पता करेंगे। अब ए बी ये हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए बी डैश का स्क्वायर प्लस बी बी डैश का स्क्वायर, इससे हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम लोग ए बी, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा अपने पास, ठीक है, डिस्टेंस निकल पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन दोनों के, ये दोनों तो हम लोग को दिख नहीं पा रहा है, ए बी तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ डिस्टेंस पता चल गया है पाइथागोरस से। तब इन दोनों के ए बी डैश दिख रहा है हम लोग को, ए बी दिख रहा है, बी डैश दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोग ऐसे डालेंगे, सी मान लेते हैं और यहाँ डी मान लेते हैं, ये डैश वाली लाइन है ना तो इसको डैश मान लेते हैं, सी डैश डी डैश, ऐसे हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोग डालेंगे सी डैश डी डैश, कि इन दोनों पॉइंट्स मतलब यहाँ पे ऑफसेट हम लोग डाल सकें, इससे इससे 90 डिग्री पे ऑफसेट डाल सकें, यहाँ पे इस लाइन में ऑफसेट डाल सकें, इस लाइन में ऑफसेट डाल देंगे तो ये सी मान लो, ये डी मान लो, तो यहाँ पे ऑफसेट हम लोग डाल दिए। ऑफसेट डालने के बाद अब सी सी डैश ये निकालना है हम लोग को, ये लाइन, और डी डी डैश ये लाइन निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल कैसे कैसे, एक सिमिलर ट्रायंगल ये हो गया और एक सिमिलर ट्रायंगल ये हो गया, तो सी सी डैश निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सी सी डैश अपॉन ए सी डैश इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो इससे सी सी डैश निकल जाएगा। सी सी डैश इसको इधर कर देंगे, इधर भेज देंगे ए सी डैश, तो इससे सी सी डैश निकल जाएगा, निकल गया। इसी तरह सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम लोग निकाल सकते हैं डी डी डैश। कैसे निकालेंगे, डी डी डैश अपॉन ए डी डैश इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। बी बी डैश भी पता है हम लोग के पास, ये भी पता है हम लोगों के पास, ये भी पता है हम लोगों के पास, तो ये निकल जाएगा, डी डी डैश निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को निकाल देने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा, ये पॉइंट्स भी आ गया हम लोग के पास सी सी डैश, एंड हम लोग के पास डी डी डैश भी आ गया, ठीक है। इन दोनों को मेजर कर देंगे और कहाँ पे है ये पॉइंट्स भी हम लोग सी डी इंटरमीडिएट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ये तो इसलिए निकाले ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट डालना था मेन में, ए बी में। बी डैश तो हम लोग बनाए हैं निकालने के लिए, बी डैश सी डैश डी डैश ये तो सब तो हम लोग सी और डी को निकालने के लिए बनाए, क्योंकि ए से बी दिख नहीं रहा था, तो इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ दिख गया, डल गया। परपेंडिकुलर डाल के कितना लेंथ होना चाहिए वो निकाल देंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के जितना लेंथ होना चाहिए इन दोनों के बीच में वो डाल देंगे, वो निकल गया, तो वही तो हो गया इंटरमीडिएट पॉइंट। सी डी ही तो इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोग को चाहिए था, वो निकल गया, सिंपल। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार पूरा, लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्ट मेजरमेंट, ऑप्टिकल मीन्स के जरिए या ईडीएम के जरिए हम लोग देखे, चेन सर्विंग क्या होता है वो देखे, बेसिक डिफिनेशंस कुछ कुछ हम लोगों ने देखा,
वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, सर्वे चेन क्या होता है, टेप क्या होता है, ये सब देखिए कितने कितने तरह के टेप चेन होते हैं, पेग्स एरोज ये सब क्यों यूज़ होता है, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब, क्रॉस स्टाफ, राइट एंगल यूज़ करने के लिए क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल एंड प्रिज्म स्क्वायर ये सब यूज़ करते हैं। इंक्लाइंड है तो उसको एंगल पे है तो उसको क्लाइनोमीटर से सिंपल क्लाइनोमीटर यूज़ कर लेंगे। रेंजिंग आउट क्या होता है उसको देखिए, उसके कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं डायरेक्ट रेंजिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।